वर्ब के फॉर्म्स, एक चार्ट बनाना है तो पहले मेरे को बना दो, फिर आप बनाना। जो पुराने बच्चे हैं, जिनको मालूम है, वो मत बनाओ। जैसे फर्स्ट फॉर्म को हम लोग V1, इसको V2, चलो बताओ, चलने की एक्शन को इंग्लिश में कौन सा वर्ड है? वॉक। तो फर्स्ट फॉर्म हम बोलेंगे वॉक है। इसका सेकंड क्या होगा? सेकंड फॉर्म, ये आईएनजी वाले फॉर्म से बड़ा प्यार रहता, मालूम है क्या? है ना, आईएनजी बहुत ज़्यादा बोलते बच्चे, तुम लोग देखना। अभी अभी सेकंड फॉर्म क्या बोल दिए? आईएनजी नहीं, आईएनजी नहीं। बोलो क्या होता? क्या होता? क्या होता? पढ़ो इसको, इसको पढ़ो पहले, अब इसको पढ़ो। दोनों को एक जैसा ही पढ़ रहे। हाँ, ऐसा पढ़ना, जोर से पढ़ो, बोलो। हाँ, इसको क पे एंड करना, इसको ड पे एंड करना। वॉक और वॉकड, ड प्रोनाउंस होना चाहिए। थर्ड बोलिए क्या होता? फिर से वॉकिंग, वॉकड ही होता है। ओके, फोर्थ बोलो। हाँ, अब सही है, वॉकिंग। फिफ्थ वॉक्स, और सिक्स्थ वाला क्या? टू वॉक। टू वॉक मतलब क्या? ये वाला बेस फॉर्म पकड़ा और उसके पहले टू लगा दिया। चलो, खाना पकाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कुक। अब ये कुक के फॉर्म लिखते हैं, बनाओ इसके जैसे, कुक्ड। थर्ड कुक्ड, फिर कुकिंग, देन कुक्स, और फिर टू कुक। तो एक जनरल पैटर्न समझ में आ रहा है? कैसा है जनरल पैटर्न? कि अगर आपको फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म बनाना है तो क्या लगाओ? ईडी लगा दो। थर्ड बनाना है तो ईडी ही लगाओ। फोर्थ आईएनजी। फिफ्थ, हाँ, तो कभी एस लगता है, कभी ईएस, कभी आईएस। जैसे गो में लगाना है तो क्या लगेगा? ईएस, गोज। स्टडी में लगाना है तो आईएस लगेगा, स्टडीज। अच्छा, ये कैसे लिखते हैं फॉर्म? तो टू ले लेते और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर देते, है ना, इस तरीके से बनाते। तो ये हो गया जनरल पैटर्न। ओके, लेकिन हर वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगा के नहीं बनते। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तो ऐसे ही बनते हैं, पर सेकंड और थर्ड फॉर्म थोड़े डिफरेंट तरीके से बनते हैं। तो जैसे देखो, ये वाला सी, सी मतलब देखना, बोलो इसका सेकंड सॉ, थर्ड सीन, फोर्थ, फोर्थ तो सेम में है ना? नहीं, वॉच कहाँ से आ गया? सीइंग, फिर सीज, और फिर टू सी। गो सेकंड, वेंट, थर्ड गॉन, बोलो गोइंग, गोज, एंड टू गो। आने के लिए कम, कम का सेकंड बोलो केम,
थर्ड कम, इसका फर्स्ट और थर्ड फॉर्म क्या रहेगा? सेम। फिर कमिंग, इसके बाद रखने के लिए वर्ड है पुट। सेकंड बोलो। हाँ, इसके तीनों फॉर्म क्या है? सेम है। फिर ये पुटिंग, पढ़ने के लिए इंग्लिश वर्ड नहीं, वो वाला नहीं, ऐसा। सेकंड स्पेलिंग बोलो। ईडी, फिर से एक बार बोलो। ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड बोलो, यही है स्पेलिंग। थर्ड, थर्ड क्या आएगा? थर्ड भी वही स्पेलिंग। अच्छा, इसका रीडिंग करो, मैंने पढ़ के दिखाओ ये। हाँ, तो सही पढ़ा आप लोगों ने। देखो, ये जो इसको पढ़ते ना, फर्स्ट फॉर्म अगर लिख रहे हो तो रीड पढ़ना, लेकिन सेकंड और थर्ड को आप क्या पढ़ोगे? रेड। यानी स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट। बाकी इधर का तो ठीक है। फिर क्या आएगा? रीडिंग, बोलने के लिए बोलो। स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, फिर वो राइट, रोट, रिटर्न, है ना। अच्छा, इसका बताओ। मारने के लिए है बीट। सेकंड, बीट का सेकंड बीट ही होता है। थर्ड बिटन, बिटिंग, फिर टू बीट, है ना। तो इस तरीके से ये फॉर्म्स चलते हैं, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे लिखेंगे नहीं, वो पीडीएफ दे दूंगा मैं तुमको। तुम्हारे पास दिया था ना लास्ट टाइम, तो वो ले लेना और उसको सिर्फ रीडिंग करना, ऐसे मतलब पढ़ते जाना। गो, वेंट, गॉन, ऐसे टाइप के पढ़ते रहना, तो वो ऑटोमेटिक अपने ध्यान में आ जाते हैं। अब देखो, जिन वर्ब्स के फॉर्म्स सेकंड और थर्ड स्पेशली ईडी लगाकर बनते हैं, उनको बोला जाता है रेगुलर वर्ब। कौन से? रेगुलर वर्ब्स। और जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगा के नहीं बनते, कोई डिफरेंट तरीके से बनते, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? इररेगुलर वर्ब्स। ठीक है। अब देखो, बहुत सारे वर्ब्स तो बन गए अभी की नहीं, जो नए वर्ब्स बनते हैं, तुमको मालूम है ना, इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे, मतलब क्या बोलेंगे उसको, एक्सटिंक्ट हो जाते, लुप्त हो जाते, और नए नए वर्ड्स ऐड होते रहते। तो अगर कोई वर्ब ऐड हुआ तो जनरली वो उसको रेगुलर वर्ब बनाने की कोशिश करते। जैसे एक एग्जांपल बताता, ईमेल नाम का शब्द आज से 50-60 साल पहले था क्या? नहीं था ना। अब ये बाद में आया, ईमेल वगैरह हुआ, अब उसको वर्ब कर दिए, तो उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या बनता? ईडी लगा के बनता। आई हैव ईमेल्ड माई फ्रेंड, ऐसा। तो ये जो है ना, जो नए शब्द या वर्ब्स ऐड होते हैं, उनको जनरली वो रेगुलर वर्ब के कैटेगरी में डालने की कोशिश करते हैं। 90% तो ऐसे होता है, इक्का दुक्का यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है। अब मेन चीज इंपॉर्टेंट है इनके नाम। फर्स्ट फॉर्म का नाम क्या है बोलो? इसको बोलते, एक मिनट, इसको बोलते हैं हम लोग बेस फॉर्म। बेस फॉर्म यानी क्या?
एकदम ओरिजिनल फॉर्म जिसको कोई सफिक्स प्रीफिक्स कुछ नहीं लगा है ना, उसको बेस फॉर्म बोलते हैं। सेकेंड फॉर्म को क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। सेकेंड फॉर्म को पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस मतलब अभी अपन टेंस जब पढ़ेंगे तब तो पता चल ही जाएगा। इसको पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनाइट फॉर्म भी बोलते हैं। थर्ड को क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। फोर्थ को नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिफ्थ फॉर्म को कंटिन्यूस में तो आईएनजी लगता है ना। फिफ्थ को क्या बोलते? तो फिफ्थ को कुछ नहीं बोलते। और इसको क्या बोलते? सिक्स्थ को इनफाइनाइट ने इन्फिनिटिव। ये एक नॉन फाइनाइट की कैटेगरी का है, लेकिन अपन जब पढ़ेंगे तब वहाँ डिस्कस करेंगे। अब बहुत सारे बुक्स में कि नहीं तुमको ऐसे 6 फॉर्म्स नहीं दिखेंगे, आपको 5 ही फॉर्म्स दिखेंगे यहाँ तक। कोई कोई बुक में ये 5वां फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म एक ही जगह दिखेगा, है ना। कोई कोई बुक में 3 ही फॉर्म बताता है, तो कंफ्यूज मत होना, ये वाला टेबल याद रखना, ठीक है। और जो मैं शीट दूंगा वो वाला तो लिखो अभी। साइंस में भी बहुत बोलती थी तुम। वो तुम्हारी फ्रेंड नहीं आई ना, तो इसको बना ली फ्रेंड अभी। तुम्हारा हुआ होगा नहीं? आधा हुआ था, हाँ हाँ, लास्ट टाइम आधा हुआ।
ठीक है। लिखो फास्ट। हो गया लास्ट। नहीं, वो दूसरे क्लास के हैं ना। तुम लोग जो इंग्लिश के लिए आते ना शर्मा सर वाले, एक ग्रुप बना लो, ठीक है। कौन कौन है शर्मा सर वाले? हाँ, आप अपना एक ग्रुप होगा ना आपका, तो मैं सर को भेजते जाऊंगा, गुलाइत सर को। तो उस ग्रुप में शर्मा सर है क्या? शर्मा सर है क्या उसमें? हाँ, नहीं है। ठीक है, तो किसी को ऐड कर दो, यहाँ वालों को ऐड कर दो उस ग्रुप में, तो इनको मिलेगा तो वो तुमको फॉरवर्ड कर देंगे चीज़ें। यहाँ गर्ल्स में से कोई फ्रेंड बना क्या उनका? शर्मा सर वाले और गोलायत सर वालों में दोस्ती हुई क्या? हुई होगी ना, एक की तो हो ही जाती है। तुम्हारी हुई? हाँ, तो इसको क्या करना, तुम्हारे ग्रुप में ऐड कर देना। अरे वो इतना झंझट कौन करेगा? नहीं, तुम लोग बनाते होंगे तो बनाओ, पर वो अलग सेटअप वाले हैं ना, उनको अलग ही रहने दो, ऐसा मैं बोल रहा था। तुम बन गई ना? किसकी फ्रेंड बनी तुम? सबकी? अरे वाह, बहुत बढ़िया। इसको तुम्हारे शर्मा सर वाले ग्रुप में ऐड कर दो, और इसको ये वाले ग्रुप से मैसेजेस आएंगे, वो तुमको फॉरवर्ड कर देगी, ठीक है। शर्मा सर वाला वो तुम कर लो यार, तुम लोग एक्सपर्ट हो ऑनलाइन के मामले में, बच्चे एक्सपर्ट रहते हैं, तुम कर लो, सिर्फ इसको ऐड कर लेना उसमें। चलो नेक्स्ट। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक है, ये नाम सुना होगा आप लोगों ने, हेल्पिंग या फिर ऑक्सिलरी वर्ब।
सुना है क्या? ये ऑक्सिलरी भले ही ना सुना हो लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो डेफिनेटली सुना है ना? अब ये क्या चीज होती है? तो देखो ये भी एक वर्ब का टाइप है ना, लेकिन इसका नाम हेल्पिंग वर्ब पड़ा है। तो हेल्पिंग मतलब डेफिनेटली किसी न किसी को हेल्प कर रहा होगा, है ना? तो वो किसको हेल्प करता, क्या हेल्प करता, वो देखेंगे और इनको समझेंगे। चलो मुझे बताओ ये वाला सेंटेंस, ही इज गोइंग, ये सेंटेंस करेक्ट है? करेक्ट है। कोई जा रहा है और मैं बोला ही इज गोइंग तो बराबर है सेंटेंस। अब मुझे एक बात बताओ, इस सेंटेंस में ये गोइंग क्या है ना? गोइंग क्या है? वर्ब है। तो अभी वर्ब दो टाइप के हो गए ना, एक तो वो वाला पहला वाला वर्ब जो एक्शन और स्टेट वाला वर्ब था, जो कल पढ़े थे, और अभी हेल्पिंग वर्ब आया। तो जो कल वाला वर्ब है ना, उसका एक नया नाम रखते हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन? मेन वर्ब। ये आपको दिख रहा है क्या कि मोटे में लिखूं? दिख रहा है ना? हाँ, ये मेन वर्ब है, इसका नया नाम रखे अपन ने मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब ये वाला ही वर्ब, ये जो निकाले थे ना कल, वेंट, टीचिंग, है ना, ये मेन वर्ब वही वाला है। तो ये मेन वर्ब है। अच्छा, लेकिन बेसिकली मेरे को बताओ ये गोइंग है क्या? बेसिकली मतलब क्या कि ओरिजिनली ये गोइंग वर्ड क्या है? तो ये देखो कहाँ गया ये गोइंग वर्ड, क्या है ये? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ओरिजिनली गोइंग वर्ड जो है वो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, अब ये ओरिजिनली था, पर ये सेंटेंस में आने के बाद ये मेन वर्ब बन गया। लेकिन ये मेन वर्ब बना कैसे? तो देखो, ये मेन वर्ब तभी बना जब इसके साथ कोई एक ऐसा वर्ब जैसी चीज आई, ये वर्ड आया या ये वर्ब आया और इसने इसको हेल्प किया, इस प्रेजेंट पार्टिसिपल को हेल्प किया, और हेल्प करने के बाद ये प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन वर्ब में चेंज हो गया। फिर से एक बार, सेंटेंस में हमने एक प्रेजेंट पार्टिसिपल डाला, ओके, उसके साथ ये इज जैसा एक शब्द लिखा या वर्ब लिखा, इस इज ने इस गोइंग वाले प्रेजेंट पार्टिसिपल की हेल्प की और ये क्या बन गया? मेन वर्ब बन गया। ठीक है, इसको और एक बार अच्छे से समझते। जैसे मैंने बोला ही गोइंग टू स्कूल, ये सेंटेंस रॉन्ग है कि राइट है? क्यों रॉन्ग है? तो क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? इज नहीं है बराबर, ये यहां तक के सही है, कारण बताओ। इज नहीं तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा? तो देखो क्या गड़बड़ क्या हो गई, इज न होने की वजह से गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ ये हुई कि ये वर्ड ओरिजिनली क्या था? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इस प्रेजेंट पार्टिसिपल को ये सेंटेंस में आके क्या बनना था? मेन वर्ब बनना था। लेकिन इसको अगर मेन वर्ब बनना है तो इसके पहले कोई एक वर्ब जैसी चीज लगती, जैसे कि इज है ना? वो यहाँ पे है क्या? नहीं है। तो फिर इसने यहाँ पे है ही नहीं, तो इसको हेल्प मिली क्या? नहीं मिली। तो नहीं मिली हेल्प, इसलिए ये मेन वर्ब नहीं बना। ठीक है, ये सेंटेंस में ये मेन वर्ब नहीं बना। अच्छा ठीक है, ये अगर मेन वर्ब नहीं बना तो दूसरा कोई मेन वर्ब है क्या? ये ही तो प्रोनाउन है, टू प्रेपोजिशन है, स्कूल नाउन है, तो दूसरा कोई मेन वर्ब नहीं है। अब रूल ये है कि सेंटेंस में कुछ हो ना हो, मेन वर्ब तो होना ही चाहिए। सेंटेंस में मस्ट चीज क्या है? मेन वर्ब। जैसे कि देखो, दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस कौन सा है? ये देखो, ये दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस है। अब इसमें कितने शब्द है? शब्द एक है, अक्षर दो है ना? वर्ड एक ही है, लेटर्स कितने हैं? दो है। तो वर्ड एक ही है ना? तो ये वर्ड क्या वर्ड है? तो ये एक वर्ब है, या इसको बोलो आप मेन वर्ब है ना?
तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सेंटेंस तभी कंप्लीट होगा जब उसमें मेन वर्ब आएगा, यानी वो अकेला भी रहा तो चलेगा, सेंटेंस बन जाता है, लेकिन वो उसका होना जरूरी है। फिर इस सेंटेंस में क्या हुआ, मेन वर्ब कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब इस सेंटेंस में हम लोग इज डाल देंगे, ये इज आएगा, इस प्रेजेंट पार्टिसिपल को हेल्प करेगा और फिर ये मेन वर्ब बन जाएगा, और मेन वर्ब बनने के बाद फिर ये सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। और एक देखो, he has gone to school। चलो बताओ, मेन वर्ब जैसी चीज कौन सी दिख रही है आपको, गॉन, वेरी गुड, गॉन आपको मेन वर्ब दिख रहा है लेकिन बेसिकली ये क्या है, बेसिकली क्या है गॉन, ये देखो कहाँ गया, गॉन थर्ड फॉर्म है, क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो बेसिकली गॉन ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। यानी अभी ऐसा समझो कि इस सेंटेंस में ये पास्ट पार्टिसिपल आया, लेकिन ये पास्ट पार्टिसिपल को मेन वर्ब बनने के लिए इसके जैसे एक वर्ब की जरूरत पड़ी। ये सेंटेंस में आया, इसने इसको हेल्प की, हेल्प करने के बाद ये पास्ट पार्टिसिपल क्या बन गया, मेन वर्ब बन गया, और मेन वर्ब बन गया इसलिए सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया और मीनिंगफुल हो गया। अंडरस्टूड। तो ये जो इज या यहाँ पे मैंने हैज लिखा, ये ऐसे शब्द है या वर्ब्स है जो क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल को मेन वर्ब बनने में मदद करते हैं, और मदद करते हैं इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, हेल्पिंग वर्ब। समझा क्या, गुड। तो फिर ये कितने होते हैं और कौन से होते हैं, तो फिर इनकी एक लिस्ट है। एक्चुअली ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दो टाइप के होते हैं। एक होता है कौन सा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। हम लोग की नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलेंगे अपने सिलेबस में, हम इसको ऑक्सिलरी बोलेंगे। हाँ, ऑक्सिलरी वर्ब ऐसा बोलते जाएंगे। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इसमें तीन ग्रुप्स है तीन ग्रुप्स। पहला ग्रुप है टू बी का, उसमें प्रेजेंट भी है और उसमें पास्ट भी है, मतलब प्रेजेंट के फॉर्म भी है और पास्ट के फॉर्म भी है। दूसरा जो ग्रुप है वो टू हैव का ग्रुप है, इसमें भी नो डाउट प्रेजेंट है और इसमें भी पास्ट है। तीसरा ग्रुप बताइए, तीसरा ग्रुप है टू डू का, इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी क्या है, पास्ट है। ठीक है, अब देखो कौन से है ये। तो टू बी के प्रेजेंट के फॉर्म है एम, इज और आर। टू बी के पास्ट के फॉर्म बोलो, वॉज और वर। इसको क्या पढ़ना, वर पढ़ना, वेयर नहीं पढ़ना इसको। टू हैव के प्रेजेंट के फॉर्म हैज और हैव। पास्ट का फॉर्म हैड, हैड। टू डू के प्रेजेंट के फॉर्म डू और डज, और पास्ट के फॉर्म डिड, डिड। ओके, तो ये जो है एम, इज, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ऐसे 11 मिलके बनता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का ग्रुप। ठीक है, ओके। फिर सेकंड ग्रुप कौन सा है, अगर पहला प्राइमरी है तो सेकंड कौन सा होगा, लगा ही था बोलेंगे, पर सेकेंडरी नहीं है, वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल नाम सुना है ना। अब ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, इनकी एक लिस्ट ही है, ये एक टॉपिक भी है जिसको अपने को एज अ चैप्टर बाद में डिटेल में पढ़ना है, पर अभी थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये मॉडल्स जो है ना, वो तुमको पता है कौन से हैं, तो वो वाले हैं कैन, कुड,
शुड, वुड, मे, माइट, सुने सुने है ना ये वर्ड? बताओ, याद करो। मस्ट, शैल, विल, क्या गया री, शैल, विल, फिर आता है ought to, used to, dare, need। ये जो लिस्ट लिखी है ये सारी मॉडल्स की लिस्ट है। अब देखो दोनों में फर्क क्या है। तो पहला फर्क, मॉडल से कुछ तो भी एक प्रॉपर मीनिंग निकलता है, इससे कुछ खासा मीनिंग नहीं निकलता। जैसे मैंने तुमको पूछा इसका मतलब क्या होता है बताओ, तो कोई कोई बोलते हैं है ना, है बोलते हो, वो टीचर है, ठीक है। फिर मैं पूछा आर क्या क्या मतलब होता है, उसका भी वही होता है, वे टीचर है, तो दोनों का है, तो ऐसा ऐसा नहीं कोई मीनिंग होता है ना। तो इसके ऐसे कुछ प्रॉपर सॉलिड मीनिंग नहीं निकलते, लेकिन इनके कुछ खास सॉलिड मीनिंग निकलते। जैसे मैं कैन का मतलब, कैन क्या है, तो कैन एक ऐसी मॉडल ऑक्सिलरी है जो कैपेसिटी बताती है। अगर मैंने बोला आई कैन टीच यू, इसका मतलब क्या हुआ, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं। इसका मतलब मेरे में कैपेसिटी है कि मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, मेरे में क्षमता है ना। तो ये क्षमता बताता है, ये पास्ट की कैपेसिटी बताता है, ये सजेशन देने के काम आता है। जैसे मैंने आपको बोला यू शुड स्टडी, यानी आपने पढ़ाई करनी चाहिए, तो ये क्या हुआ, एक प्रकार की एडवाइस ही हुई ना। हाँ वैसा वुड विल का पास्ट है। मे मतलब हम लोग परमिशन लेने के लिए यूज करते हैं, मे आई कम इन बोलते हो ना बचपन से। माइट क्या होता है बताइए, माइट पॉसिबिलिटी दिखाता है। मस्ट यानी क्या, आप किसी को फोर्सफुली बोल रहे हो। देखो दो सेंटेंस सुनो, यू शुड स्टडी और यू मस्ट स्टडी, यानी क्या फर्क होगा दोनों में। पहला है यू शुड स्टडी मतलब तुमने पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन यू मस्ट स्टडी मतलब तुमने पढ़ाई करनी ही चाहिए, थोड़ा फोर्स लग गया ना। शैल विल ये फ्यूचर दिखाने के काम में आता। ऑट टू किस काम में आता, ऑट टू यानी मोरल ऑब्लिगेशन दिखाने के काम में। जैसे मैंने तुमको पढ़ाया कि यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, या यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर, ऐसा बोला। अब इसने मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं की, उदाहरण दे रहा। हाँ, ऐसा दिल पे नहीं लेना, बीच बीच में ऐसा करते रहता मैं। तो इन्होंने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, तो अब मैं जाके क्या करता हूँ, इनके नाम की पुलिस में कंप्लेंट डालता हूँ। बताओ कौन सी दफा लगाएंगे इनके ऊपर पुलिस वाले, कोई नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में ये कोई क्राइम नहीं है, ये हमारे नैतिकता के ऊपर निर्भर करता है कि हमने किसकी रिस्पेक्ट करनी है नहीं करनी, इज इट। तो जो भी नैतिकता पे आधारित बंधन होते हैं उसी को बोला जाता है मोरल ऑब्लिगेशन। उसके लिए ऑट टू का यूज करते हैं। यूज टू का यूज करते हैं हम लोग पास्ट की हैबिट बताने के लिए। मैं बचपन में बहुत मीठा खाता था, आई यूज टू ईट लॉट ऑफ स्वीट इन माई चाइल्डहुड, है ना। तो पुरानी आदतें बताने के लिए। डेयर मतलब हिम्मत, मालूम है आपको। नीड मतलब ज़रूरत, ये मालूम है। तो इनके कुछ खासे मतलब निकल रहे, इनके एज सच नहीं मतलब निकलते, लेकिन इनका काम क्या होता, टेंस डिटरमाइन करना, है ना। जैसे मैंने बोला आई एम टीचिंग, तो प्रेजेंट की बात हो गई, और मैंने बोला आई वॉज टीचिंग, तो पास्ट की बात हो गई। टेंस में और क्लियर होगा, ठीक है। तो ये ऐसे खास दो टाइप के ऑक्सिलरी होती है, इनको एकदम दिमाग में रट के रख दो। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है ना, ये एक्चुअल में दो काम करते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम करते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो ये कभी कभी मेन वर्ब भी बन जाते हैं। ये कैसे होता है मैं बताता हूं, याद रखो। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करते, कभी कभी ये खुद मेन वर्ब भी बन जाते, ठीक है। कैसे देखते,
जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, करेक्ट सेंटेंस है क्या? करेक्ट है ना? अब इसमें मुझे बताओ, ये जो टीचिंग वर्ड है ये क्या है? ये है मेन वर्ब, ठीक है। एम क्या है इसमें? हेल्पिंग वर्ब है, मतलब हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहां पे हमको क्या दिख रहा है? एम ऑक्सिलरी वर्ब का काम करते हुए दिख रहा है। चलो फिर मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, आई एम अ टीचर। चलो ये सेंटेंस करेक्ट लग रहा है क्या आपको? करेक्ट है ना? अगर मैं बोलता हूं तो करेक्ट है। तो अब मेरे को बताओ, इस सेंटेंस में जैसे यहाँ एम ऑक्सिलरी वर्ब था, तो यहाँ पे भी एम क्या होगा? ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। फिर जरा ढूंढो इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब क्या है? नहीं मतलब अभी फिलहाल में जो दो सेंटेंसेस दिख रहे हैं उसके हिसाब से एम यहाँ ऑक्सिलरी था, तो यहाँ पे भी मान लेते हैं ऑक्सिलरी होगा करके। तो फिर यहाँ पे जैसा टीचिंग मेन वर्ब था, यहाँ कौन सा मेन वर्ब है? तो फिर यहाँ पे नहीं है, क्योंकि टीचर तो एक नाउन है, वर्ब नहीं होता, तो फिर यहाँ मेन वर्ब नहीं है। तो अब भी थोड़ी देर पहले बोल रहा था तुमको कि चाहे कुछ हो ना हो, सेंटेंस को करेक्ट होने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? मेन वर्ब की। तो यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब ये सेंटेंस रॉन्ग है। लेकिन देखेंगे तो ये सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। तो फिर क्या हुआ होगा, ये करेक्ट कैसा बन गया? तो देखो, जब भी सेंटेंस में मेन वर्ब जैसी चीज ना हो, जैसे यहां है, तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना, ये खुद ही क्या बन जाते हैं? मेन वर्ब। जब भी सेंटेंस में मेन वर्ब जैसी चीज ना हो, तो उस समय आपको ऑक्सिलरी को ही मेन वर्ब मानना है। तो फिर एम यहां ऑक्सिलरी वर्ब भी है और इस सेंटेंस में एम क्या है? मेन वर्ब भी है। तो इसी से ये बात सिद्ध होती है कि ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, कभी कभी ऑक्सिलरी का भी काम करते और कभी कभी मेन वर्ब का भी करते। इसमें 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 इनको छोड़ दो, किसको? यूज टू, डेयर और नीड को छोड़ दो, तो बाकी सारे मॉडल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसका काम करते? ऑक्सिलरी वर्ब का। ये सेंटेंस में कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करते। लेकिन ये जो तीनों हैं, ये तीनों कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब भी बनते हैं और कभी कभी मेन वर्ब भी बनते हैं। अब ये कब ऑक्सिलरी और कब मेन वर्ब बनते हैं, जब अपन मॉडल्स पढ़ेंगे ना डिटेल में एक चैप्टर, उसमें मैं बताऊंगा तुमको। लेकिन ये वाले तो सिर्फ ऑक्सिलरी का ही काम करता है। समझा? लिखो पहले। इसमें ये जो इज है ये एक ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ पे हैज, मतलब किस, क्या बोलना है क्या? नहीं देखो, एक्चुअली कैसा है ना कि बहुत बार क्या होता है कि ये ग्रामरियन ने बनाए हुए रूल्स अपने को फॉलो करने पड़ते हैं। अब उसमें अपन मॉडिफिकेशन करेंगे ना तो हमको ही गलत लगने लगेगा, ठीक है ना? जैसा नहीं 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 नहीं, वो ग्रामर में अलग नहीं होता, स्पोकन में गलत हो अलग होता। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसे देखो एक एक एग्जांपल बताता। आई वॉन्ट टीच यू, अगर मैंने ऐसा बोला आई वॉन्ट टीच यू, तो ये वॉन्ट क्या है? वॉन्ट टू है। हाँ नहीं, ये कोई ऑफिशियल नहीं है ना, है ना? स्पोकन टर्म्स में, स्पोकन टर्म्स में उन्होंने यूएस में ऐसा बना दिए, ओके, और वो चल भी गया, ओके। लेकिन अपने इधर वैसा नहीं है। वर्ल्ड में ऐसा माना जाता है कि ग्रामर का सही यूज करके इंग्लिश बोलने वाले लोग कौन से देश के? इंडिया के हैं। हाँ,
इंडिया के लोगों को एक तो आती नहीं इंग्लिश बोलना, लेकिन अगर वो बोलने को निकले तो एकदम करेक्ट ही बोलते, ग्रामर को पकड़ कर बोलते। देखो ब्रिटिशर्स ने दी इंग्लिश अपने को, उनका भी ग्रामर इधर उधर भाग जाता, लेकिन हम लोग बोलेंगे तो परफेक्ट ग्रामर के साथ ही बोलेंगे, है ना। तो लेकिन रिटर्न में सर वो थोड़ा सा है, रिटर्न में हमको रूल्स फॉलो करने पड़ते। अब बहुत बार क्या होता है, बोलते वक्त आप बहुत सारी चीज़ें गलत भी बोलो तो समझ में आ जाता। जैसे मैंने उसको बोला, देख इशारे में बोला चलता क्या खाना खाने, तो मैंने कुछ बोला तो नहीं, पर वो समझ गया होगा ना कि खाने की बात हो रही, तो बोलते वक्त चल जाता है। यहाँ से दिख रहा है ना फॉन्ट, मैंने कौन सा पिंक वाला ना, हो गया।
लिख लिया? ये वाले 2 सेंटेंस भी लिख लो। हो गया? चलो नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस का मतलब, अरे आप ट्रांसलेशन बता रहे हैं, मेरे को डेफिनेशन चाहिए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो 4-5 शब्द उठा लिए, कैसे भी आड़े टेढ़े रख लिए, वाक्य तो बन गया वाक्य? नहीं। देखो, हर लैंग्वेज जब भी हम लोग सीखते हैं ना, तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं उसका? कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ता है उसका? नहीं, वर्ड्स नहीं। आप देखो, आप याद करो, आप जब स्कूल में गए होंगे KG1 में, तो टीचर ने पहले दिन क्या पढ़ाया होगा? हाँ, है ना? तो किसी भी लैंग्वेज की आपको अल्फ़ाबेट पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है? फिर इन अल्फ़ाबेट को पकड़ पकड़ के हम लोग क्या बनाते हैं? वर्ड्स। फिर इन वर्ड्स को इकट्ठा करके हम लोग क्या बनाते हैं? सेंटेंस। लेकिन एक चीज़ है कि सेंटेंस ऐसे ही नहीं बन जाती कि वर्ड्स उठाओ रख दो। सेंटेंस आपको बनाने हैं तो उसके 2 एस्पेक्ट होने चाहिए। एक है ग्रामर, ग्रामर होना वो सेंटेंस में, और दूसरा क्या होना? सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, है ना? तो ग्रामर तो आपको मालूम है, लेकिन सिंटैक्स कैसा ना, वर्ड्स इधर उधर हो गए तो मीनिंग अलग निकलता है। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, बताओ आपको सही लग रहा है क्या? बच्चे को उबाल कर दूध दो, सही है? गलत है, करेक्ट करो। बच्चे को दूध उबाल कर दो। वर्ड्स तो वही है ना जो पहले वाले में थे, फर्क कहाँ पड़ा? सीक्वेंस में। तो ग्रामर भी करेक्ट होना और उसका सिंटैक्स भी करेक्ट होना। जब ये दोनों चीजें सही होती है तो उसमें से एक कंप्लीट मीनिंग निकलता है। और जब कंप्लीट मीनिंग निकले तब जाके उसको क्या बोलना? सेंटेंस, है ना? तो ये एक प्रोसेस होती है। तो सेंटेंस ऐसे फॉर्म होते हैं। अब मुझे बताओ, हम इंग्लिश लैंग्वेज में, या चलो इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने टाइप के सेंटेंसेस बोल या लिख सकते हैं? कितने प्रकार के सेंटेंसेस बोल या लिख सकते हैं? नहीं, इनफाइनाइट बोले क्या? नहीं, इनफाइनाइट सेंटेंसेस लिख सकते हैं, पर उनको कैटेगराइज करोगे तो कुछ तो भी ग्रुप्स बनेंगे। कितने? तो पहले याद रखो, 2 ग्रुप बनते हैं सेंटेंसेस में, 2 ग्रुप बनते हैं। एक ग्रुप बनता है मीनिंग के अकॉर्डिंग, और दूसरा ग्रुप बनता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग।
मीनिंग और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो बनता है उसमें आता है सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस। ये नाम सुने क्या, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस। ये इंग्लिश के मतलब इंग्लिश के सिलेबस का सबसे टफेस्ट चैप्टर है, टफ वाला एकदम। इसको बाद में करेंगे अपन लास्ट में। लेकिन ये मीनिंग और के एंगल से कुछ और कैटेगरीज बनती है। तो ये कितनी बनती है अभी अपने को ये पढ़ना है, स्ट्रक्चर वाला बाद में पढ़ेंगे। तो कितने टाइप के सेंटेंसेस इस कैटेगरी में आते हैं जो बोले या लिखे जाते हैं? कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा बताओ। कुछ मतलब नहीं, सही बोली तुमने। 5 ही प्रकार के सेंटेंसेस है, 5 टाइप के सेंटेंसेस है, ठीक है। तो उसमें से पहला बताओ कौन सा है? हाँ, पहला है असर्टिव सेंटेंस। बोलो क्या होते हैं असर्टिव सेंटेंस? उसको डिक्लेरेटिव भी बोलते। बोलो क्या होते हैं असर्टिव? सिंपल। सिंपल मतलब क्या होता? अच्छा, मैं सिंपल दिख रहा क्या? बताओ। नहीं बोल रही है ये नहीं बोली है, मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड आदमी हूँ। सिंपल को डिफाइन कर सकते क्या सर? सिंपल क्या होता है तुम बताओ। तुमने साधा मतलब जिसमें कॉम्प्लिकेशंस ना हो, मतलब नहीं ना, सिंपल को डिफाइन ही नहीं कर सकते, है ना। सिंपल मत बोलो। हाँ, तो और कोई कुछ बताएगा असर्टिव कौन से होते हैं? देखो, काय की आवाज आ रही? बारिश हो रही? वाह। हाँ, तो असर्टिव सेंटेंस मतलब क्या? तो ये और कुछ नहीं होते, ये होते स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स होते हैं। अब ये स्टेटमेंट मतलब क्या, जिसको अपन मराठी में बोलते हैं विधान, है ना। तो फिर विधान का भी मतलब मालूम होना ना, स्टेटमेंट का मतलब मालूम होना। तो स्टेटमेंट मतलब क्या, कैसे डिफाइन करोगे? स्टेटमेंट मतलब, हाँ बोलिए। नहीं, वो सीधा मतलब वो मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। साधा सुधा पोरगाय सुपारी पण नाही खात, असं नाही काय बोललं जाते? मुलगा पाहायला येते मुलीला तेव्हा नाही का असं काय काय बोलतात ना, साधा सोपही नाही खात पोरग। तर तो साधा म्हणजे काय? ते म्हणजे सोप नाही खाल्ली म्हणजे साधा? नहीं, इसका ये मीनिंग होता है स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस का कि बोलने वाला बोलेगा और सुनने वाला चुपचाप सुनेगा। वो सेंटेंस मतलब क्या? असर्टिव सेंटेंस। बोलने वाला बोलेगा और सुनने वाला क्या करेगा? सुनेगा। तो चलो मैं एक स्टोरी बताता हूँ। आज सुबह मैं टाइम पे 10 बजे पहुँच गया होता, लेकिन मेरी गाड़ी शुरू नहीं हो रही थी, रात को भीग गई होगी। और लास्ट ईयर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं किक भी नहीं मार पा रहा था। तो फिर मैंने एक को बुलाया, उसने ट्राई किया वो सब सारे, और फिर वो करने के बाद मैं यहाँ पे पहुँचा। फिर सर के साथ चाय पिया और आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैंने कितने सेंटेंसेस बोलाऊँगा? 6-7 तो बोलाऊँगा, है ना। मैं क्या कर रहा था? मैं बोल रहा था, और तुम क्या कर रहे थे? सुन नहीं रहे थे, चुपचाप सुन रहे थे, है ना। बस वो इसलिए तुम चुपचाप सुन रहे थे क्योंकि सारे के सारे सेंटेंसेस क्या थे? असर्टिव थे, ठीक है। पर इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चरली डिफाइन करते। स्ट्रक्चरली डिफाइन करते मतलब क्या, इसको लिखते कैसे? तो याद रखो, जब भी हमको असर्टिव सेंटेंस लिखना है तो ये पैटर्न में लिखना पड़ता। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, और फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स आएंगे, और फिर लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। ये पैटर्न में जो भी सेंटेंस होगा वो असर्टिव। तो याद रखो, एकदम कंठस्थ कर डालो, असर्टिव की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। दूसरा, ऑक्सिलरी वर्ब को ब्रैकेट में क्यों लिखा? तो ये ऑप्शनल है, हो भी सकता है
नहीं भी हो सकता टेंस के अकॉर्डिंग, और मेन वर्ब तो कंपलसरी है। एग्जाम्पल देखो, ठीक है। अब ये सेंटेंस है, अब ज़रा चेक करेंगे कि ये असर्टिव है क्या। तो बताओ इस सेंटेंस में आपको मेन वर्ब जैसी चीज कौन सी लग रही है? गॉन लग रही ना, ये मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो ये हैज क्या होगा? ऑक्सिलरी वर्ब होगा, ठीक है। और ये कौन जाने की बात हो, किसके जाने की बात हो रही है? ही के, तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो क्या इसका पैटर्न इससे मिलता है? मिलता है ना, तो फिर ये असर्टिव है, ठीक है। दूसरा देखो एक सेंटेंस, आई लिव इन नागपुर। बोलो मेन वर्ब जैसी कौन सी चीज दिख रही है ना, रहने की बात हो रही है, तो यहाँ पे लीव क्या है? मेन वर्ब है। कौन रह रहा है? आई, तो आई क्या है? सब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ ऑक्सिलरी जैसी चीज है क्या? नहीं है, तो फिर क्या हो गया? इसका पैटर्न भी इससे मैच हो रहा है, इसमें ऑप्शनल नहीं है ऑक्सिलरी, है ना, लेकिन दोनों सब्जेक्ट से शुरू हो रहे हैं, दोनों में मेन वर्ब है, तो फिर ये हो जाएंगे असर्टिव। तो असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस जिनकी शुरुआत ही सब्जेक्ट से होती है, ठीक है। अच्छा, और एक बात, इनका एंड, इनका एंड किससे होता है? फुल स्टॉप से, फुल स्टॉप से, ठीक है। लिखो 11:30 हो गया, तो जाना है ना आपको? ठीक है, ये लिख लो, चल जाओ फिर। चलो, थैंक यू वेरी मच।